हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मैं आपका अपना गुरुजी और मैं आप सबके लाया हूँ सीटेट 2022 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसकी उसमें जो एक सब्जेक्ट होता है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, मैं ऐसे प्रश्न कराऊंगा कि इसमें से आपको अधिक से अधिक प्रश्न आपके होने वाले पेपर में मिलेंगे। आपको जो पेपर आने वाला है दिसंबर के लास्ट से चालू होने वाला है, जनवरी तक जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो उसमें वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बस आप लोग आराम से बैठ के देखते रहिए, समझते रहिए, आंसर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ओके, ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? इसके चार ऑप्शन: भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास हमेशा पियाजे कहीं दिखें तो वो हमेशा संज्ञानात्मक विकास से ही जुड़े होते हैं। संज्ञानात्मक विकास हमेशा पियाजे से ही जुड़ा रहेगा। पियाजे संज्ञानात्मक शब्द से जुड़े रहते हैं, या संज्ञानात्मक बोले तो पियाजे से जुड़ा रहता है। ठीक, इसमें होता है क्या, मतलब इन्होंने बताया कि विकास जो है वो व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं जैसे उसकी जब जो बनावट होती है और वो जो प्रक्रियाएं करता है के साथ अनुभवों की अंतर क्रिया पर निर्भर करता है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतर क्रिया पर निर्भर करता है। और अगर बात करें तो संज्ञानात्मक विकास जो है वो चार प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। चार प्रक्रियाओं से होकर गुजरता संज्ञान मतलब कि बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को अपने संज्ञान में लेने, जब छोटी छोटी चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है, उसको जानने लगता है, उसके ऊपर संज्ञान लेने लगता है, इसी को संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। और यह चार प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। संज्ञानात्मक विकास जो चार प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है: पहला संगठन, दूसरा अनुकूलन, तीसरा आत्मसातन, चौथा समंजन। संगठन, अनुकूलन, आत्मसातन और समंजन। ठीक, तो प्याजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, मतलब कि जब मनुष्य के एक भाग को प्रशिक्षण दिया जाता है कोई काम करने के लिए, मतलब उसके एक भाग किसी काम करने के लिए प्रशिक्षित है, जब वो प्रशिक्षण मनुष्य के दूसरे भाग में पहुंच जाए, अगर वही काम मनुष्य अपने दूसरे भाग से करने लगे तो इसे क्या कहेंगे? तो इसको हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण क्यों? तो देखो द्विपार्श्विक अंतरण मतलब कि क्यों, देखो मनुष्य का जो शरीर है वो दो भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका दायां भाग, दूसरा आपका बायां भाग। ठीक है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण, मतलब कि जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसका ट्रांसफर दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग दाएं हाथ से लिखने की योग्यता रखते हैं, जैसे आप लोग दाएं हाथ से लिखने की योग्यता रखते हैं, ठीक है, योग्यता रखते हैं, तो उस योग्यता का उपयोग अगर बाएं हाथ से लिखने में किया जाए, अगर उस योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में किया जाए तो इसको बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। मतलब कि आप दाएं हाथ से लिखने की योग्यता रखते हैं, यदि उसी योग्यता का ट्रांसफर बाएं हाथ में हो जाए, अंतरण बाएं हाथ में हो जाए, अगर आप बाएं हाथ से भी लिखने लगे तो आपका यह कहलाएगा द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना, इसी को बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, पहला चार ऑप्शन है: विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो
इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा विनय साइमन ने। मानसिक आयु का प्रत्यय जो है वो दिया था विनय साइमन ने। विनय साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी एज होती है, जो आप दिनों दिन बढ़ते चले जाते हैं, है ना, समय निकलता चला जाता है, ये मानसिक आयु नहीं होती। मानसिक आयु दूसरा होता है। तो मानसिक आयु जो एक दूसरे तरह की आयु होती है जिसका प्रयोग हम बुद्धि को मापने में किया गया जाता है। जिसका प्रयोग बुद्धि को मापने में मनोवैज्ञानिक ने अधिक किया है। ठीक है। मानसिक आयु एक अलग तरह की आयु है जिसका प्रयोग जो है बुद्धि को मेजर करने के लिए किया जाता है। मतलब कि मनोवैज्ञानिक जो होता है, साइकोलॉजिस्ट जो होता है, मनोवैज्ञानिक जो होता है, वो मेंटल एज यानी मानसिक आयु का जो प्रयोग है वो बुद्धि को मापने में करता है। ठीक ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, इसका कॉन्सेप्ट जो है, वो कॉन्सेप्ट की जो प्रतिपादन है वो विनय तथा साइमन ने किया था। ठीक है। विनय तथा साइमन ने किया था। ठीक। वैसी आयु का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है। मतलब कि जनरली हम लोग जो आयु मतलब हम लोग बात करते हैं उस मतलब कि ये नहीं कि तैथिक तथ्य पे तैथिक आयु, या जो हम लोग बात करते हैं इतने साल के इतने साल, वो उससे मतलब क्या होता है कि जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है। ठीक। जबकि मानसिक आयु जो है वो लोगों की बुद्धि लब्ध होती है, वो मनुष्य की बुद्धि लब्ध होती है। ठीक है। बुद्धि लब्ध होती है, इससे बुद्धि मेजर की जाती है। ठीक। तो मानसिक, ठीक है, तो बुद्धि लब्ध, तो बुद्धि लब्ध का फार्मूला होता है बुद्धि लब्ध इजकस टू मानसिक आयु अपॉन तैथिक आयु। तैथिक है जितने साल के आप हो, इंटू 100। ठीक है। इंटू इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक। ये आती है। ठीक। ओके। तो ये बुद्धिलब्ध का फॉर्मूला होता है। ठीक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हाँ, चौथा क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन पावलोव ने, बी ऑप्शन थॉर्नडाइक ने, सी ऑप्शन स्किनर ने, डी ऑप्शन कोहलर ने। चार ऑप्शन पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने। तो क्रिया प्रसूत का आपको पता होगा किसने किया? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत आपने दिया था स्किनर ने। स्किनर जी ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया था। ठीक है। और क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत देने के लिए इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था, ये भी पूछा जाता है। चूहों पर प्रयोग किया था, चूहों पर प्रयोग किया था। इसी प्रकार पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, क्लासिकल अनुबंधन ने। और पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग करके निकाला था ये सिद्धांत। ठीक। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। अब प्रयास करो, त्रुटि होगी, उस त्रुटि को सही करोगे, फिर से प्रयास करो इसका। ठीक। तो थॉर्नडाइक ने एक बार आप जाके एक समय बाद चीज़ें सही करने लगोगे। तो थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इस थॉर्नडाइक ने इसके लिए बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है। और कोहलर तो जानते हो, उन्होंने बंदर पर प्रयोग किया था। कोहलर ने सूज का सिद्धांत दिया था, कोहलर ने सूज का सिद्धांत दिया था और बंदर पर प्रयोग किया था। तो कमेंट सेक्शन में उस बंदर का नाम बताइएगा आप लोग। ठीक। जिसपे कोहलर ने प्रयोग किया था। ठीक। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ए ऑप्शन सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी ऑप्शन व्यवहारात्मक सिद्धांत, सी ऑप्शन विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और डी ऑप्शन विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। जल्दी से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। ठीक। तो अल्बर्ट बंडूरा ने जो है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत।
अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अधिगम का मतलब क्या होता है? चीज़ों को सीखना। ठीक है। सामाजिक का मतलब होता है अपने आसपास रहने वालों लोगों को देखकर, सुनकर, उनसे चीज़ें समझकर चीज़ें सीखना। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सामाजिक का मतलब क्या होता है? आपके चारों ओर का जो पर्यावरण, लोग जो रहते हैं, जो चीज़ें हैं, उनको देखकर, उनको सुनकर, ठीक है, उनको समझकर जो चीज़ें आप सीखते हैं उसी को सामाजिक अधिगम बोला जाता है। ठीक है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने जो है वो 1969 से 71 के बीच में दिया था। 1969 से 1971 के बीच में इन्होंने दिया था। ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर बता देता हूँ। ठीक है। और सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है वो अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मतलब ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंदर ही आता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, जैसे सामाजिक अधिगम खुद ही अपने में बता रहा है, क्या बोला जाता है इस सिद्धांत में होता क्या? इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति है वो जो कुछ भी सीखता है, यानी कि जो कुछ भी अधिगम करता है, वह सामाजिक मतलब कि दूसरों को देखकर, सुनकर, वह समझकर सीखता है। मतलब कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर, वह समझकर सीखता है। यही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है, अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ये तो बहुत आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ए तत्परता का नियम, ए तत्परता का नियम, बी तनाव का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी अभ्यास का नियम। तो आसानी से बता सकते हो, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये सभी आपके तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये सभी आपके सीखने के नियम हैं। जो नहीं है वो क्या? तनाव का नियम नहीं है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तनाव का नियम। तनाव का नियम आपका सीखने का नियम नहीं है। आप किसी भी चीज़ को टेंशनाइज ढंग से ना तो सीख सकते हैं ना तो कर सकते हैं। आप फ्री माइंड से बहुत ही आराम पूर्वक बिना किसी ही चिंता फिक्र के कोई भी चीज़ आसानी से कर सकते हैं। तो तनाव के साथ आप कुछ भी सही कर नहीं सकते हैं। ठीक है। और ये जो 3 नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये सभी अधिगम के नियम हैं। ठीक, इनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और इसको, इन सब को दिया है थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने ये तीनों नियम, थॉर्नडाइक ने तीनों नियम दिए हैं प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में। प्रयास व त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में, प्रयास व त्रुटि का जो इन्होंने अधिगम, प्रयास व त्रुटि का जो अधिगम प्रयास, ठीक है, इन्होंने जो प्रयास व त्रुटि का जो अधिगम सिद्धांत, इन्होंने प्रयास व त्रुटि का जो अधिगम सिद्धांत निकाला था, ठीक है, उसी से ये तीनों इन्होंने नियम निकाले। ओके, उसी से ये इन्होंने तीनों नियम निकाले। तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों नियम थॉर्नडाइक ने प्रयास या त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। तो तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? अभी आगे हम लोग देख चुके हैं, सूझ धारा मतलब कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, ठीक है। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? बुद्धि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया, या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया, कि कोहलर ने दिया, कि पावलोव ने दिया, कि वुडवर्थ ने दिया? बताओ। तो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत जो है वो कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर ने दिया। तो इसका सिद्धांत देने के लिए इन्होंने बंदर पर इसका प्रयोग किया था। इन्होंने ये बताया कि जो अधिगम, जो सीखना है वो केवल अभ्यास के प्रशिक्षण पर नहीं निर्भर करता है, अभ्यास के प्रशिक्षण पर निर्भर नहीं करता, वस्तुतः मतलब कि अचानक आई सूझ से होता है, अचानक आई सूझ से होता है। उन्होंने बताया कि अधिगम जो है वो अभ्यास के प्रशिक्षण के द्वारा नहीं होता, बल्कि अचानक आई सूझ के द्वारा होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी
अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक ही सूझ से होता है। अचानक जैसे आप कोई चीज़, जैसे मंकी को, उसमें बंदर वो है ना, देखता है कुछ उठाता है, नहीं समझ में आ रहा, फिर अचानक कुछ ना कुछ हो जाता है, जो उसे चाहिए होता है वो तुरंत पा लेता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मतलब सूझ का सिद्धांत। किसने दिया? कोहलर ने। तो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। ठीक है, मतलब कि अचानक अपनी बुद्धि या सूझ के द्वारा कोई चीज़ सही कर दे रहा। ठीक है, ये चीज़। तो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है। क्रोध व भय प्रकार हैं। क्रोध व भय प्रकार हैं। क्रोध व भय प्रकार हैं क्या? किस चीज़ के? यह अभिप्रेरणा है, कि संवेग है, कि परिकल्पना है, कि मूल प्रवृत्ति है? यह अभिप्रेरणा है, कि संवेग है, कि परिकल्पना है, कि मूल प्रवृत्ति है? तो क्रोध और भय ये आपके संवेग होते हैं। क्रोध व भय ये दोनों आपके संवेग होते हैं। तो क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। 14 संवेगों की व्याख्या किसने की है? मैकडूगल जी ने। ठीक, और संवेग जो है एक जटिल अवस्था होती है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है। ठीक है, जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं, अंगों, संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक मतलब अंगों द्वारा प्रतिक्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, अंगों के द्वारा प्रतिक्रियाएं की जाती हैं, आंगिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। जैसे जैसे हृदय की गति में परिवर्तन हो जाना, हृदय की गति में परिवर्तन हो जाना, सांस तेज धीमी हो जाना। ठीक है, रक्तचाप में परिवर्तन हो जाना, बीपी का बढ़ जाना, बीपी का कम हो जाना, सांस की गति में परिवर्तन होना, तेज धीमी हो जाना, जब दौड़ते हो कस के, है ना, हफ जाते हो, ये चीज़। हाँ, और कभी कभी क्या होता है, अचानक डर जाते हैं, अचानक खुश हो जाते हैं। ये सब चीज़ें आपकी संवेग होती हैं। इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन होना, और इसके अलावा बाहरी अंगों में भी परिवर्तन होना। समझ गए? ये सब चीज़ें आपकी आती हैं संवेग के अंदर। ठीक है, तो क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। ठीक, चलिए आपके नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, मतलब कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो बाहरी उसका एक्सटर्नल बिहेवियर जो होता है, बाहरी चीज़ें जो करता रहता है, उसकी नकल करके, नकल करना, वो क्या कहलाता है? उसकी नकल करना क्या कहलाता है? वो सीखना कहलाता है, कि अनुकरण कहलाता है, कि कल्पना कहलाता है, कि चिंतन कहलाता है? तो सबसे पहले कल्पना तो होगा नहीं, चिंतन तो होगा नहीं, ये दो होंगे चीज़ें। ठीक है, तो बाय बार की नकल, नकल का मतलब क्या होता है? नकल का मतलब क्या होता है? नकल, किसी चीज़ की नकल का मतलब उसको देख के डिट्टो वही चीज़ करना, मतलब क्या? अनुकरण करना। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना, ये आपका होता है अनुकरण। ये आपका होता है अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या होता है? किसी को फॉलो करना। ठीक है, ये होता है अनुकरण करना, यानी कि फॉलो करना। जैसे कोई कहीं पे जाता है और उसने तो सबसे पहले हाथ मिलाया, तो लोग उसको देखेंगे तो वो भी जाके हाथ मिलाएगा। ठीक है, वो किसी और अच्छी जगह जाके बैठा तो लोग देखेंगे वो अच्छी जगह बैठ जाता है। ठीक, लोग इस लाइन में लगे हैं तो अच्छा देखा तो लोग जाके उसी लाइन में ले जाते हैं, सामान लेते हैं जाके, उसको कुछ भी चीज़। तो यही चीज़ अनुकरण होता है, मतलब कि दूसरों के बाह्य व्यवहार को देख के उसको अपने अंदर उतारना, वही चीज़ें करना जो जैसे दूसरा करता है वैसे मैं भी करूँ। इसी को क्या बोलते हैं? अनुकरण। कल्पना चिंतन हो नहीं सकता, सीखना हो नहीं सकता, तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल ये अनुकरण कहलाता है। ठीक है, मतलब कि दूसरे व्यक्तियों के बाह्य व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। और जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें निदर्श, मॉडल्स कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। और जिन व्यक्तियों का अनुकरण किया जाता है उन्हें निदर्श यानी कि मॉडल्स, मॉडल्स यानी कि निदर्श बोलते हैं। जिनका अनुकरण किया जाता है, जिनका अनुकरण